आज हम करेंगे आर्टिकल 17। इसका टाइटल है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें क्या है, इसमें ना वर्ड्स पे फोकस करना थोड़ा। जैसे आर्टिकल है आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अब यहाँ पे अबॉलिश किया है, इन्होंने खत्म ही कर दिया अनटचेबिलिटी को, कि इसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज हम किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, और इसको रोक दिया है, फॉरबिड कर दिया है इसकी प्रैक्टिस को इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म इज अ वास्ट डेफिनेशन। अब इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब यहाँ पे मेन बातें क्या है, एक तो अबॉलिश कर दिया और फिर बिड कर दी कि इसकी प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अगर इन्फोर्स करते हैं कि कोई डिसेबिलिटी इन रिलेशन टू अनटचेबिलिटी की, मतलब किसी बंदे को डिसेबल कर दिया ड्यू टू अनटचेबिलिटी किसी भी बात से, तो वो कंसिडर टू बी एन ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हो जाएगा। अब क्या है अनटचेबिलिटी, अब जो अनटचेबिलिटी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही एक्ट में डिफाइंड है। अब मैसूर हाई कोर्ट ने हेल्ड किया इट इज नॉट टू बी अंडरस्टैंड इन लिटरल। हम इसको ना ही लिटरल फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी यहाँ पढ़ा कि इसकी कोई डेफिनेशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है ना ही एक्ट में दी गई है। तो मैसूर हाई कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि हम ना तो इसको लिटरल सेंस में समझ सकते हैं, ना ही इसकी कोई ग्रामेटिकल सेंस है, बट इट इज टू बी अंडरस्टूड एज द प्रैक्टिस इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री। अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया से निकल के आती है, एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ जो हिंदू कास्ट सिस्टम था ना, वहां से अनटचेबिलिटी शुरू हुई थी हमारे इंडिया में। अब डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट है, जैसे फॉरेन कंट्री में रेसिज्म है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम्स के थ्रू डिफ्रेंसिएशन की गई है लोगों के, और कुछ को जैसे शूद्र को जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ दिस कास्ट सिस्टम है, तो उसको अनटचेबल डिक्लेयर किया गया है। तो लिटरल, अब अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन इसकी देखेंगे of term includes persons who are treated as untouchables either temporarily or otherwise for various reasons। अब जो अगर हम literal construction untouchable को literally define करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे? A literal construction of term includes persons who are treated as untouchables either temporarily और अदरवाइज फॉर वेरियस रीजन। अनटचेबल की अगर हम लिटरल कंस्ट्रक्शन निकालें तो अनटचेबल या तो टेम्पररी उनको कंसिडर किया जाता है, या फिर अदरवाइज उनको अनटचेबल कंसिडर किया जा सकता है। उसके वेरियस रीजन है। अगर कोई बंदा उसको इन्फेक्शियस डिजीज है, तो जैसे लेप्रेसी वगैरह है या वेनरियल डिजीजेज होती हैं, उनकी वजह से भी उसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता है। और ऑन अकाउंट ऑफ सोशल ऑब्जर्वेंस, इसमें आ जाती है यही कास्टिज्म, सच एज आर अब सोशल ऑब्जर्वेंस की वजह से, जैसे सच एज एसोसिएटेड विद बर्थ और डेथ, और ऑन अकाउंट ऑफ सोशल बॉयकॉट रिजल्टिंग फ्रॉम कास्ट और अदर डिस्प्यूट की वजह से भी अनटचेबल डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये हो गया इसका लिटरल कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड अनटचेबल। इन ईदर ऑफ सच, अब किसी भी तरह की वजह से अगर किसी के साथ अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज हो रही है, तो इन ईदर केस सच पर्सन कैन क्लेम प्रोटेक्शन और बेनिफिट ईदर अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 1955 में एक एक्ट आया था, या हम उसके वहां पे भी ये प्रोटेक्शन और बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं अनटचेबिलिटी का। अब अंडर आर्टिकल 35 पावर कन्फर्ड, किसके ऊपर पावर कन्फर्ड की गई है? पार्लियामेंट इनैक्टेड अनटचेबल ऑफेंसेस एक्ट 1955। ये आर्टिकल 35 में यहाँ पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्ट बनाया है 1955 का।
अब ये जो एक्ट था जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था, उसकी अमेंडमेंट हुई बाय अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ये जो अनटचेबल ऑफेंसेस एक्ट 1955 बनाया था, उसकी अमेंडमेंट हुई 1976 में। इन ऑर्डर टू मेक लॉ मोर स्ट्रिंजेंट इन रिलेशन टू अनटचेबिलिटी टू रिमूव अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी। अब कुछ अमेंडमेंट करके इसको और स्ट्रिंजेंट बनाया गया। अब इस एक्ट को नाउ रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। पहले क्या था, पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 1955 में अनटचेबल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी अमेंडमेंट हुई 1976 में। अब अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसकी अमेंडमेंट हुई, जिसको रीनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, अब यहाँ पे जो हमने किया, इसको जो रीनेम किया गया इस एक्ट को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 को, तो अब इसमें जो सिविल राइट एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन कैसे किया उन्होंने बोला कि जो सिविल राइट डिफाइंड एज एनी राइट अक्रूइंग टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ अबोलिशन ऑफ अब कोई भी राइट अगर किसी बंदे को मिला है ड्यू टू अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17, उसको हम सिविल राइट बोलेंगे। इट इम्पोज, अब ये क्या करता है, इट इम्पोज ड्यूटी ऑन पब्लिक सर्वेंट टू इन्वेस्टिगेट सच ऑफेंस। अगर कोई इस एक्ट के अंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पब्लिक सर्वेंट करेगा। इट प्रोवाइड्स इफ पब्लिक सर्वेंट विलफुली निग्लेक्ट investigation of offence punishable under this act, he is deemed to have abetted। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना करता है तो उसको ये समझा जाएगा कि वो इस ऑफेंस को अबेट कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट प्रिस्क्राइब, अब ये जो सिविल राइट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है ये पनिशमेंट भी डिस्क्राइब करता है, जैसे प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट विच मे एक्सटेंड टू 6 months plus fine which may extend to 500 rupees or both for anyone, किसके लिए, enforcing on ground of untouchability। अनटचेबिलिटी के ऊपर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलेगी, और रिलीजियस डिसेबिलिटी की वजह से लाइक प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और फ्रॉम वर्शिपिंग और ऑफरिंग प्रेयर्स देयर इन। तो यही कारण होते हैं, हमने सुना ही है सोसाइटी में होते हैं कि किसी को मंदिर नहीं जाने देते, ये जो अनटचेबल डिक्लेयर कर रखे हैं हमारी सोसाइटी ने, तो उनको मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं होती, उनको पूजा वगैरह करने की परमिशन नहीं देती अपर कास्ट, तो इनको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और इनकी पनिशमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अब कुछ सेक्शन हम कर लेंगे कि कौन कौन से सेक्शन है, कि कौन कौन सी यहाँ पे ऑफेंसेस इनको डिक्लेयर, कौन कौन से एक्ट को ऑफेंसेस डिक्लेयर कर रखा है। जैसे इस एक्ट के सेक्शन 3 को रिलीजियस डिसेबिलिटी, अगर जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऑफरिंग नहीं देने देते, प्रेयर्स नहीं देने देते मंदिरों में, तो वो जो रिलीजियस डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पे वो एक्ट ऑफेंस डिक्लेयर हो जाएगा। सेक्शन 7 में सोशल डिसेबिलिटी दे रखी है। अब जैसे सोशल डिसेबिलिटी कैसे हुई कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, अगर यहाँ पे किसी को डिसेबल किया जाता है, इनको एंट्री मना कर दी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बीइंग अनटचेबल एज डिक्लेयर्ड बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी, तो वहाँ पे भी ये ऑफेंस कंसिडर हो जाता है और इसकी पनिशमेंट देगा ये एक्ट। और सेक्शन 4 में अब रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन टू हॉस्पिटल्स, अगर किसी को रिफ्यूज कर दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ हिम बीइंग डिक्लेयर्ड एन अनटचेबल, तो अगर उनको एडमिशन नहीं मिल रही हॉस्पिटल में तो वो सेक्शन 4 के अंडर कमिट हो जाएगा ऑफेंस। सेक्शन 5 में रिफ्यूजिंग टू सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू एन, अगर किसी बंदे को सर्विस चाहिए किसी तरह की, सपोज कहीं पार्लर में जाते हैं या फिर कोई भी सर्विस इनको नहीं दी जाती, तो वो आती है सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 फॉर एनी अदर ऑफेंस अराइजिंग अंडर अनटच, अब ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दे रखा है, इसमें इसकी वाइडर एप्लीकेशन है, इसमें वर्डिंग यूज की गई है फॉर एनी अदर
ऑफेंसेस अराइजिंग अंडर अनटचेबिलिटी सेक्शन 7 में डिफाइन की गई है। अब ये जो है ना 17, इसकी हेल्प कहाँ से, इसको एड यहाँ से भी मिल रही है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में, रेड विद आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 हेल्प्स टू रिमूव अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 15(2) में हमने पढ़ा था कि आप जैसे 15 क्लॉज 2 में इन्होंने बोला है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये इम्प्लाई कर रहा है ना सोशल डिसेबिलिटी को कि एक्सेस टू शॉप, पब्लिक। तो यहाँ पे 15 क्लॉज 2 की भी एक इम्प्लीकेशन आ रही है, तो हेल्प कर रहा है 15 टू आर्टिकल 17 को। अब ये केस है, ये केस है इन एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस, दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। इन्होंने यहाँ पे बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू स्टेट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल। अब स्टेट क्या हो गया, जो पब्लिक सर्वेंट की, यहाँ इस एक्ट में बता रहा है कि पब्लिक सर्वेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि इनके राइट्स को, इनके सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अब एक ना केस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये 2018 और 2019 का केस था, इसके रिलेटेड ही SC और SC एक्ट के रिलेटेड। तो यहाँ पे ना एक कंट्रोवर्सी अराइज हुई, जिसमें इन्होंने बोला कि पहले क्या होता था कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता था SC ST एक्ट के अंडर, तो वहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट ने बोला कि पब्लिक सर्वेंट से अगर कोई एक्ट कमिट हो रहा था, अब जैसे पब्लिक सर्वेंट से कोई अगर ऑफेंस कमिट हो रहा था ड्यूरिंग इट्स पब्लिक ड्यूटी, तो वहां पे क्या होता था कि उसको, उन्होंने बोला कि हमें ना एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए अंडर सेक्शन 438 ऑफ द CRPC। तो इस केस में इन्होंने दो इशू अराइज हुए कि अगर कोई, इसमें दो इशू अराइज हुए। जैसे फर्स्ट था, इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो अरेस्ट से पहले ना इनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में होता है कि इन्होंने ऑफेंस कमिट किया है, तभी इनका अरेस्ट ऑर्डर होएगा SC ST एक्ट के अंडर। और सेकंड क्लेम इनका ये था कि इनको 438 CRPC की जो प्रोविजन है वो अवेल करने का मौका मिलना चाहिए। तो 438 में एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन है। तो इन्होंने बोला कि इनको, जो ऑफेंडर्स हैं, इन्होंने क्लेम किया कि हमें ये एंटीसिपेटरी बेल की परमिशन होनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो 3 जजेस बेंच थी इस केस में, इन्होंने एक डिसीजन को रिकॉल किया। उस डिसीजन में डायरेक्शंस इशू हुई थी 83 पैरा में नंबर 3, 4, 5 की जो डायरेक्शंस इशू हुई थी इस केस में, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008। तो इसकी क्रोनोलॉजी समझो कि 2018 में ये केस हुआ, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। यहाँ पे जजेस ने पैरा 83 के इस जजमेंट में 3, 4, 5 डायरेक्शंस इशू हुई। ये जो डायरेक्शंस थी ये रिकॉल की गई यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 के केस में। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन्होंने, अब यहाँ पे क्या हुआ था, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ का जो केस था, इन्होंने ये बोला था कि
अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसका अरेस्ट से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इशू होएगी, उसके बाद ही किसी को अरेस्ट पे भेजा जाएगा। और सेकंड इन्होंने बोला कि इनको एंटीसिपेटरी बेल का भी राइट दिया जाएगा। अब ये जो डायरेक्शंस थी ना, ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में रिकॉल की गई और इन पे बहस हुई। तो इस केस में 2019 के केस में कोर्ट ने क्या किया, एज दी अब कोर्ट ने ये कहा कि ये डायरेक्शंस हैं जो वर डिस्क्रिमिनेटरी बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्परमिसिबल अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 142 क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट डॉक्टर सुभाष काशीनाथ की थी 142 में क्या कहता है, इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट। अब आर्टिकल 142 में है क्या कि पेंडिंग केस जो सुप्रीम कोर्ट के आगे है उसका कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है और उस डिक्री और ऑर्डर को इन्फोर्स करेगा इन द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने लॉ इनेक्ट नहीं किया तो प्रेसिडेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो अब इस केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये जो पॉइंट्स थे इनको रिकॉल करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये जो डायरेक्शंस इशू हुई थी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बिफोर अरेस्ट और क्लेम ऑफ 438 का जो इनको डिनाई करते हुए इन्होंने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं, ये वायलेट कर रही हैं 15(4) और आर्टिकल 142 को। अब इन्होंने इस अपने पॉइंट को इन्फोर्स करने के लिए यहाँ पे या फिर कन्विंस करने के लिए इन्होंने कहा कि नो सच स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू पब्लिक सर्वेंट इन मैटर ऑफ अरेस्ट अंडर आर्टिकल अंडर आईपीसी एंड सीआरपीसी। अब यहाँ पे ना इन्होंने ऐसे बोला कि ऐसी कोई स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन ना तो दी गई है आईपीसी के अंडर पब्लिक सर्वेंट को और ना ही सीआरपीसी के अंडर दी गई है, और ये वैसे भी डिस्क्रिमिनेटरी अंडर अंडर 1989 एक्ट के अंडर। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि अगर कोई हमें अरेस्ट करना है तो उसके लिए सैंक्शन, कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू करना है तो उसके लिए सैंक्शन जरूरी है, तो वो जो सैंक्शन है वो अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी ही होगा। अब जहां पे ये प्रोविजन है ही नहीं सैंक्शन की रिक्वायरमेंट, उन्होंने किसी एक्ट ने या कहीं किसी और एक्ट के अंडर या सीआरपीसी या फिर स्पेसिफिक एक्ट के अंडर दे ही नहीं रखी, तो वो उसको परमिट नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला सेकंड अगला पॉइंट था रिगार्डिंग 438 सीआरपीसी में इन्होंने बोला कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, अरेस्ट हैज टू बी मेड, इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू स्वीट विल ऑफ ऑफिसर हाउ हाई सो एवर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल का क्लेम करने के लिए बोला, तो यहाँ पे एक ये भी प्रोविजन थी, एक ये भी उन्होंने अपना क्लेम रखा था कि अरेस्ट करने से पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसकी उन्होंने बोला था कि अब यहाँ पे क्या था 438 में इन्होंने बोला कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, अरेस्ट हैज टू बी मेड एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट टू द स्वीट विल ऑफ ऑफिसर हाउ हाई सो एवर। इफ ही ऑर्डर नॉट टू अरेस्ट, अगर कोई ऑफिसर को अरेस्ट ना किया जाए देन हाउ इन्वेस्टिगेशन टू बी। अगर यहाँ पे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का अगर ये कोर्ट अप्रूव कर देती तो अरेस्ट तो होना ही था, और अगर अरेस्ट ही नहीं होएगा तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कंप्लीट होएगी। तो जो ऑफेंडर है वो तो आराम से घूमेगा एंटीसिपेटरी बेल लेके, वो सब कुछ करता भी जाएगा और अरेस्ट भी नहीं होएगा। और ये भी है कि अगर जैसे सैंक्शन की हमने ली थी, अब क्या कोई प्रावधान है ही नहीं सैंक्शन का ऐसे ऑफेंसेस में,
तो अगर एक्ट ने या किसी लॉ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है तो वो हम सैंक्शन कर ही नहीं सकते। ये पॉइंट कहीं से कन्विंस ही नहीं हो रहा। तो फिर आगे इन्होंने बोला कि फॉर अरेस्ट ऑफ प्राइवेट पर्सन कंडीशंस ऑफ अप्रूवल ऑफ एसएसपी कुड नॉट हैव बीन मेड अ सिने क्वा नॉन। अब प्राइवेट पर्सन के केस में सुभाष वाले केस में उन्होंने बोला था कि अगर प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट, अगर प्राइवेट पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पे एसपी की एसपी की अप्रूवल लेनी होती है कि उसको अरेस्ट करने के लिए। इट में डिले द, अब ऐसे तो क्या होएगा, इट में डिले द मैटर इन केसेस अंडर एक्ट ऑफ 1989। तो कोर्ट हेल्ड, अब कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में जो 2019 में हेल्ड हुआ, वहां पे सारे पॉइंट्स डिस्कस करके उन्होंने कहा कोर्ट हेल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय डेप्टी एसपी फॉर अरेस्ट एज इज डायरेक्टेड इन सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(4) एंड इज इम्परमिसिबल इन 142। तो जो सैंक्शन की बात थी कि अरेस्ट से पहले सॉरी प्रोसिक्यूशन से पहले सैंक्शन लेना हायर अथॉरिटी का और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना, ये सारी जो राइट्स थे इनको डिनाई किए गए इस केस में 2009 के केस 19 के केस में। अब कोर्ट ने हेल्ड किया SC/ST 1989 जो एक्ट है कवर वेरियस फैक्ट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो SC/ST एक्ट है ना, वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी को भी अगर इसको वायलेट किया जाए तो ये आर्टिकल 21 को भी वायलेट करेगा। ये हेल्ड हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 के केस में। फॉर रिगार्डिंग आर्गूमेंट ऑफ, अब यहाँ पे प्रिज्यूम किया गया जो एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको डिस्कस किया इन्होंने। यहाँ इन्होंने कहा कि रिगार्डिंग आर्गूमेंट ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे प्रिजम्पशन इन्होंने जो अपना राइट्स क्लेम कर रहे थे कि 438 का और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, तो वो कह रहे थे कि ऐसे तो कोई भी एलिगेशन लगा के किसी को भी फंसा देगा, कि मतलब फॉल्स केसेस भी हो सकते हैं इस केस में। तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया रिगार्डिंग आर्गूमेंट ऑफ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 दैट प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 आर मिसयूज्ड बाय अ क्लास ऑफ people amounts adding insult to injury to SC/ST. Mere misuse of provision of act by some person cannot be a ground to treat a class with doubt. तो इन्होंने यहाँ ये किया, जो इन्होंने क्लेम किया कि ऐसे तो कोई भी किसी के भी ऊपर एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन लगा के किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जस्ट बिकॉज कि आपके एक क्लास ऑफ पीपल को या कुछ लोगों को इस ग्राउंड के ऊपर डाउट कर रहे हो, तो इसकी वजह से उनको जो राइट मिले हैं SC एक्ट में, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता।